नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्रॉनिकल मैगजीन को पढ़ रहे हैं जो अक्टूबर मंथ की है। इसके तहत हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और वैज्ञानिक जो भी करंट अफेयर है अक्टूबर मंथ की मैगजीन को उसको अच्छे से पढ़ लिया है। आज क्लास में हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधित जो भी करंट अफेयर है अक्टूबर मंथ की मैगजीन में उसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह जो आपकी क्लास चल रही है आगामी पेपर जो होने वाला है ROR का प्रीलिम्स, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मंथली मैगजीन। ठीक है, क्योंकि आप आय दृष्टि या घटनासार पढ़ के जाते हैं लास्ट मोमेंट पे तो उतना आपके दिमाग में रहता नहीं है। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते रहे अच्छे से और उसके बाद में आय दृष्टि और घटनासार पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आय दृष्टि तो हमने भी कराया था अपने यूट्यूब चैनल पे, कराया हुआ है पीसीएस के पेपर से पहले। तो ऐसा बात नहीं कि उसको पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मंथली मैगजीन अच्छे से पढ़ना है कि आपको अच्छे से तैयार करते चलना है कि जैसे बाद में आय दृष्टि और घटनासार जब पढ़ें तो आपके दिमाग में पूरा रिकॉल हो जाए और आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। देखिए क्योंकि क्वेश्चन देख लीजिए लेवल कितना अच्छा हो गया है। ठीक है, तो यह क्लास आपके यूपीपीएससी का चाहे ROR एग्जाम हो चाहे बीसीएस का एग्जाम हो, प्रीलिम्स का, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो। साथ साथ आपका यूपी SSC का भी जितने एग्जाम है जिसमें भी करंट अफेयर पूछने वाला, चाहे जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम हो और चाहे अन्य एग्जाम हो, चाहे लोअर बीसीएस का आगामी एग्जाम हो, तो सबके लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि आप जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, जाए वीडियो को शेयर करें, जाए लाइक करें। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से ही सूचित किया जाता है। आप मुझे, हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो प्रशांत.मिश्रा0036 पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे DM भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज को पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी हम जो भी घटनाएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आपका है विश्व बैंक द्वारा पहला कार्बन हटाने का वाला बॉन्ड। ये क्या है? तो विश्व बैंक की शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने अमेजन रिफॉरेस्टेशन लिंक्ड आउटकम बॉन्ड जारी किया है। विश्व बैंक द्वारा जारी पहला कार्बन हटाने वाला संबंधित बॉन्ड है। 9 वर्षीय बॉन्ड की कीमत $225 मिलियन आंकी गई है। बॉन्ड का लक्ष्य निवेशकों के वित्तीय रिटर्न को वायुमंडल से हटाए गए कार्बन की मात्रा से जोड़कर अमेजन वर्षा वन को बचाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो बस आपको इतना जानना है कहाँ पर जारी किया गया, अमेजन वर्षा वन को बचाने के लिए इसको जारी किया गया है। ठीक है, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण के लिए कार्यशाला, ये क्या है? तो 22 से 23 अगस्त 2024 को नीति आयोग ने अमेरिका सरकार के सहयोग से कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण के लिए कानूनी और विनियामक ढांचे और तकनीकी विचारों पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया है। तो बस आपको इतना रखना है कि किसके साथ आयोजित किया गया? अमेरिका सरकार के साथ नीति आयोग ने कार्बन कैप्चर के लिए, मतलब कार्बन के कैप्चर और उसके भंडारण के लिए एक तकनीक के विकास के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके नीचे वाला आपको मैं पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बिजली उत्पादन, औद्योगिक सुविधाओं जैसे बड़े बिंदु स्रोतों से CO2 को कैप्चर करना शामिल है, जो ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधन और बायोमास का उपयोग करते हैं। इसमें कैप्चर किए गए CO2 को साइटों पर ले जाना शामिल है, या तो विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए, या भूवैज्ञानिक संरचनाओं या समाप्त हो चुके तेल और गैसों में अस्थायी भंडारण और CO2 को अवशोषित करने के लिए इंजेक्ट करना है। कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण भारत के विशाल कोयला भंडार का उपयोग करके एक स्वच्छ कोयला गैसीकरण अवस्था को सक्षम बनाना है। यह हवा से CO2 को हटाकर उन उत्सर्जनों को संतुलित कर सकता है जिन्हें कम करना अपरिहार्य तकनीक रूप से कठिन है। ठीक है, और देखिए गुमटी नदी पर्यावरण की दृष्टि से क्यों चर्चा में है? तो देखिए 22 अगस्त 2024 को विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया कि बांग्लादेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ त्रिपुरा के डम्बूर बांध के खुलने के कारण आई है। ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश में बाढ़ आया है ना, तो बांग्लादेश ने आरोप लगाया होगा। तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी जिला जो है बांग्लादेश के, वहाँ पे जो त्रिपुरा में डम्बूर बांध है उसको खुलने के कारण बाढ़ है। अब डम्बूर बांध किस पे बना हुआ? देखिए महत्वपूर्ण हो गया डम्बूर बांध। पूछ सकता है क्वेश्चन कि डम्बूर बांध किस नदी पे बना हुआ है, किस राज्य में है? देखिए डम्बूर बांध किस नदी पे है? गुमटी नदी पे है। किस राज्य पे है? त्रिपुरा में। तो ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है डम्बूर बांध किस नदी पे है? गुमटी नदी पे। और किस राज्य में? त्रिपुरा राज्य में। क्योंकि ये चर्चा में है, क्योंकि बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से में बाढ़ आया था, तो बांग्लादेश ने एलिगेशन लगाया होगा। तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डम्बूर बांध गुमटी नदी पर बनाया गया है और भारत बांग्लादेश से होकर जाती है। गुमटी नदी त्रिपुरा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है और बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन से होकर बहती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी क्या है त्रिपुरा की? गुमटी नदी है, और चटगांव डिवीजन से बहती है बांग्लादेश के। राइमा और
सरमा नामक दो प्रमुख सहायक नदियों का संगम से बनती है। तो ठीक है, और राइमा और सरमा नामक दो सहायक नदियां मिलती हैं तो गुमटी नदी बनती है। देखिए, एक तरफ से राइमा गई, ये राइमा गई, ये शर्मा गई, यहाँ से गुमटी नदी बन गई। ठीक है, तो दोनों मिल जाती हैं और गुमटी नदी बनती हैं, और चटगांव वाले डिवीजन से ये जाती है बांग्लादेश के। ठीक है, यह मेघना नदी में गिरती है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ बांग्लादेश की 3 प्रमुख नदियों में से एक है। ठीक है, तो ये मेघना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, आपको पता होगा कि इधर से गंगा आती है। देखिए, एक सेकंड में बताता हूँ आपको पूरा इसका ज्योग्राफी क्या है। देखिए, यहाँ से गंगा आती है, एक सेकंड पूरा बताता हूँ। देखिए, इधर से गंगा आती है, इधर से गंगा आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है। अब यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पे आके मिल जाती है, मेघना बन जाती है, और यहाँ से गुमटी नदी आती है त्रिपुरा से, यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, फिर ये बंगाल खाड़ी में चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला भारत का पहला हवाई अड्डा। तो 14 अगस्त 2024 को नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त किया है। ठीक है, तो किसके द्वारा? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को नेट कार्बन क्या किया गया? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा घोषित किया गया। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब इतना याद रखना, बाकी का ये जो नीचे वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको याद रखना है कि कौन सा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा घोषित किया गया है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवाई अड्डे का प्रारंभिक लक्ष्य 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है। एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम हवाई अड्डों पर सक्रिय कार्बन प्रबंधन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल विश्व की हवाई अड्डों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वैश्विक मंच संघ है। ठीक है, तो व्यापार संघ है। ठीक है, बस इसको भी याद रख लेना है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में 3 और वेटलैंड रामसर साइट में शामिल हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम रट्टा मार लेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये बना हुआ, चाहे पीसीएस का हो और चाहे आर के प्रीलिम्स में तो आना ही है। ठीक है, तो ये मिलाने के लिए दे सकता है। एक सेकंड आप देखेंगे, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। एक सेकंड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि भारत में 3 और वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में कुल स्थलों की संख्या बढ़कर 85 हो गई। तो कितनी संख्या होगी? 85 संख्या होगी पूरे वेटलैंड की। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु का नंज नारायण पक्षी अभयारण्य, कौन सा है? तमिलनाडु का नंज नारायण पक्षी अभयारण्य, काजू वैली पक्षी अभयारण्य एवं मध्य प्रदेश का तवा जलाशय को भारत में रामसर की सूची में शामिल किया गया है। तो कौन से हैं? नंज नारायण पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के 2 हैं, नंज नारायण पक्षी अभयारण्य, काजू वैली का पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो 2 मध्य प्रदेश यहाँ के तमिलनाडु का और एक मध्य प्रदेश का तवा जलाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का, जो रामसर साइट में शामिल हुआ है। तो नंज नारायण पक्षी अभयारण्य, काजू वैली अभयारण्य और तवा जलाशय 3 को शामिल किया गया है रामसर की श्रेणी में। ये क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में। ठीक है, तमिलनाडु में नोयाल नदी के तट पर स्थित नंज नारायण पक्षी अभयारण्य शुरू में सिंचाई के लिए एक व्यापक जलाशय था। ठीक है, तो एक सिंचाई के लिए जलाशय था नंज नारायण पक्षी अभयारण्य। नोयल नदी के तट पर स्थित है। तमिलनाडु में नोयल नदी के तट पर यह स्थित है। नोयल नदी के तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट पर स्थित काजू वैली अभयारण्य दक्षिण भारत में सबसे बड़े खारे पानी के आर्द्रभूमि के रूप में से एक है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के सबसे बड़े खारे पानी के आर्द्रभूमि में से एक है। कौन सा? काजू वैली वेटलैंड, काजू वैली अभयारण्य दक्षिण भारत के। ठीक है, कोरोमंडल तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश का तवा जलाशय भी क्षेत्रीय जल प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण है। तवा खेतों में सिंचाई का पानी, स्थानीय समुदायों को पीने का पानी, आसपास मत्स्य पालन बनाए रखना है। वेटलैंड स्थलों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में इस पर हस्ताक्षर हुआ था। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वेटलैंड किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है वेटलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीलकुरिंजी संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत। तो हाल ही में नीलकुरिंजी जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है, IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो IUCN की जो लिस्ट होती है उसमें संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में नीलकुरिंजी को शामिल कर लिया गया, जो कि प्रत्येक 12 साल पे खिलती है। ठीक है,
अभी हाल ही में पिछले साल खिली थी तमिलनाडु, पिछले साल खिली थी 2022 में केरला में। इस प्रजाति का उसके अद्वितीय पुष्पन चक्र और पारिस्थितिकी चुनौतियों के कारण पहले आयुसीएन मानकों के अंतर्गत मूल्यांकन नहीं किया गया था। नीलकुरिंजी 3 मीटर ऊंची एक स्थानीय झाड़ी है जो केवल दक्षिण पश्चिम भारत के 5 पर्वतीय प्रदेशों से अधिक ऊंचाई वाले 16 ग्रासलैंड इकोसिस्टम में 1340 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर देखी जाती है। तो 16 ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कहाँ पे उगती है? 16 ग्रासलैंड इकोसिस्टम दक्षिण पश्चिम भारत के 5 पर्वतीय प्रदेशों में, ठीक है, दक्षिण पर्वतीय भारत में। और ग्रासलैंड 16 ग्रासलैंड के 1300 से 2600 मीटर की ऊंचाई पे यह खिलती है, ठीक है। नीलकुरिंजी का वैज्ञानिक नाम केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में स्थित कुंती नदी के नाम पर रखा गया है, जहाँ यह फूल बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो कुंती नदी है साइलेंट वैली नेशनल पार्क में, उसके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अधिक मात्रा में खिलने के लिए प्रसिद्ध ये फूल पहाड़ी घास के मैदानों और बैगनी नीला रंग प्रदान करते हैं, जिस कारण इन्हें नीलकुरिंजी फूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदि चुंचनगिरी एवं चुलनुआर मोर अभयारण्य घोषित। ये क्या है? तो 2 मोर अभयारण्य बने हैं केंद्रीय पर, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 रामसर स्थल बने हैं और 2 मोर अभयारण्य बनाए गए हैं। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सूचना दी कि केंद्र सरकार ने कर्नाटका के आदि चुंचनगिरी एवं केरल के चुलनुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया है, ठीक है। तो केरल के चुलनुआर को और आदि चुंचनगिरी कर्नाटका के और केरल के चुलनुआर को मोर अभयारण्य के रूप में घोषित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीलिम्स में बना हुआ है, चाहे आप पीसीएस के प्रीलिम्स में देख लीजिए, चाहे आप वनडे एग्जाम ही देख लीजिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट वगैरह हुआ, जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है ना, ये क्वेश्चन पक्का है आना, ठीक है। केंद्र सरकार ने कर्नाटका के आदि चुंचनगिरी और केरल के चुलनुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया है, ठीक है, पूछ सकता है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने मोरों के लिए प्रजनन और संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया। आदि चुंचनगिरी मोर अभयारण्य उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। 1981 में कर्नाटका के मांड्या जिला में एक अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तो आदि चुंचनगिरी कहाँ पे है? कर्नाटका के मांड्या जिला में है। आदि चुंचनगिरी मोर अभयारण्य चुंचनगिरी मंदिर के बेहद करीब है, चुंचनगिरी मंदिर के करीब है यह। चुलनूर मटर फाउल अभयारण्य केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के चुलनूर गाँव में एक पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। तो किस जिले में है? केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में है चुलनूर मोर अभयारण्य, ठीक है। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, 1963 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोधी जड़ी बूटी गुड़मार की खोज। तो एक जड़ी बूटी खोजी गई है, इसको मतलब कि वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं, जो भी खोजा है वो दावा कर रहा है कि उससे डायबिटीज जो मधुमेह है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिहार के गया में ब्रह्मायोनी पहाड़ी पर शोधकर्ताओं ने मधुमेह जोड़ी जड़ी बूटी गुड़मार या जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज की है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जड़ी बूटी का गुड़मार जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे इसका नाम है, ठीक है। तो बिहार में खोजा गया है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी में, बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पे शोधकर्ताओं ने डाला, ब्रह्मयोनी पहाड़ी में, ठीक है। वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा मधुमेह रोगी दवा BGR-34 विकसित करने के लिए गुड़मार का उपयोग पहले से ही किया जा चुका है। तो BGR-34 बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा चुका है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा 2022 में किए गए एक अध्ययन में चयापचय क्रिया में सुधार करते हुए मोटापा और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में BGR-34 की प्रभावशीलता की पुष्टि की है। तो जो BGR दवा बनी थी गुड़मार से जो बनाई गई थी, जो उसकी मतलब एम्स ने पुष्टि की है कि हाँ ये कारगर है मधुमेह को कम करने में, ठीक है। हिंद महासागर में 3 संरचनाएं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में अशोक, सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज के नामों को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन एवं यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग ने मंजूरी दी है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, 3 पॉइंट हैं जिनका नाम किसके ऊपर रखा गया है? चंद्रगुप्त, अशोक और कल्पतरु के नाम पर रखा गया है। तो क्या नाम है? अशोक, सी माउंट,
चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज नाम रखा गया। तीनों नामित संरचनाओं की खोज राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा के समुद्री विज्ञानियों ने किया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर हिंद महासागर में अब 7 संरचनाएं हैं जिनका नाम मुख्य रूप से या तो भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है अथवा हिंद महासागर के इस क्षेत्र पर भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया है। यह हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भारतीय ऋतु क्षेत्र में स्थित है। वर्ष 1921 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन एक अंतर सरकारी निकाय है। भारत इसका सदस्य है। अंतर सरकारी महासागरीय आयोग की स्थापना 1961 में हुई थी। IOC अंतर सागरीय महासागरीय आयोग की स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 61 वर्ष के बाद ग्रेट फोरलिंग तितली की खोज कहाँ पे हुई है? तो 2024 में ग्रेट फोरलिंग तितली को 61 वर्षों के बाद अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में फिर से खोजा गया है। ठीक है, तो ग्रेट फोरलिंग तितली की खोज 61 वर्षों के बाद कहाँ पे हुई? नामदफा नेशनल पार्क में अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। पंखें गहरे भूरे कलर की होती है इसकी, तो इस तितली का रंग कितना होता है? इसके भूरे कलर का इसका पंख होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधित जो भी करंट अफेयर थे अक्टूबर माह के मैगजीन में। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे। आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो आपको हमको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना होगा। ठीक है, आप हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और DM कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा अगर कोई कुछ जेन्युइन क्वेश्चन होगा। ठीक, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।